हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस मेंस आंसर राइटिंग के डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन में। दोस्तों, आज हम सभी का ये डे 9 है और अब तक हमने इस पिछले 8 दिनों में जो प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो जो नए दोस्तों उनको बता दें कि इसमें हम लोग बात करते हैं कि पीसीएस मेंस के लिए एकदम बेसिक से क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते हैं मेंस की। और ये उन सभी साथियों के लिए मैं बार बार कहता हूँ जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं लिखा है वो लिखना प्रारंभ कर दें, क्योंकि लिखने से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। और जो दोस्त अभी तक आंसर राइटिंग से जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के लिए ही है ना, आप सभी के ही कमेंट से और आप सभी के लिए कि जल्दी से कोर्स कंप्लीट हो क्वेश्चन आंसर की, उसके लिए फटाफट से यहाँ पे एक नई सीरीज फिर से हमने स्टार्ट की है, जिसमें अलग से कुछ 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मेंस आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है, यूपी स्पेशल पेपर 5 और पेपर 6 से इसको स्टार्ट कर दिया गया है। जिसमें आप इससे ये मत सोचिएगा कि ये कुछ इसके बाद से ये बंद हो जाएगा। जो पहले वाला प्रोग्राम आपका चल रहा है, जो एक क्वेश्चन आंसर कॉपी के फॉर्मेट में, ये चलता रहेगा, ठीक है, इसको कंटिन्यू रहेगा। इसके साथ अलग से सिर्फ आप ही लोगों के लिए, जो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कहा क्वेश्चन की संख्या बढ़ा लिया जाए या फिर थोड़ा जल्दी करा दिया जाए एग्ज़ाम्स को लेके, कब एग्ज़ाम्स होना है तो उसको तभी रहने दें उस चीज़ को। लेकिन इस चीज़ को हमने कराने के लिए फिर अलग से इसको 100 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए, जिसमें 5 और 6 को कम्प्लीटली कवर किया जाएगा। उसका जो एक छोटा सा ओवरव्यू है कल के वीडियो में हमने दे दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर फटाफट से देखिए। उसके 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कल ही हमने डिस्कस कर दिया है। और उसके बाद उसी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके आंसर के फॉर्मेट में, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखेंगे। तो फटाफट से आप जाके वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और जो साथी नए जुड़े उनके लिए बता दें कि यूपी स्पेशल के लिए मेंस का स्टैटिक पार्ट, फ्लो चार्ट और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से चलाया जा रहा है। इस वीडियो को जाकर फटाफट से देखिए, चैनल पर अवेलेबल है। ये आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। और एक और नई चीज़ बता दें आप सभी के लिए दोस्तों कि आप सभी के लिए टेलीग्राम से जो लोग नए जुड़े हैं, टेलीग्राम से वो लोग जुड़ जाइए। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं पर्सनल मेंटरशिप। पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है कि वहाँ पे आप सभी को अलग से हमें ग्रुप बना के ऐड करेंगे, ठीक है। उस ग्रुप में आप सभी को ऐड करेंगे और उसमें जो लोग सिर्फ सीरियस स्टूडेंट वही जुड़ेंगे। और वहाँ पर अपने डाउट आप पूछ सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से आंसर राइटिंग करने, किस तरीके से प्रीलिम्स का अप्रोच है ना, वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होनी है। तो फटाफट से आप लोग लिंक जो है टेलीग्राम का है, वहाँ सब जुड़िए। अभी जिस ग्रुप में आप जुड़ेंगे वो स्टडी मटेरियल का ग्रुप है, ठीक है, लेकिन वहाँ से फर्दर हम एक ग्रुप क्रिएट करके आपको वहाँ से सेपरेट करेंगे जो सीरियस स्टूडेंट हैं उनको, ठीक है। तो कुछ बातें, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड है, जीएस पेपर 5 का, ठीक है। जीएस पेपर 5 की ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, 200 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्था पर एक संक्षिप्त नोट लिखें और राज्य स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था के होने के लाभ और हानि की और उसको डिटेल में बताइए, क्या है क्या नहीं। यानी जो द्विसदनात्मक प्रणाली व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में किस तरीके से है, उस पर एक आपको शॉर्ट नोट्स लिखना, बताना, एक्सप्लेन करना है। और इसके क्या क्या आप देखेंगे लाभ और हानि है, उसको हमको डिटेल में हमको बताना है। तो मेन फोकस क्या रहेगा कि द्विसदनात्मक प्रणाली क्या होती है, इसको बताएंगे। और इसके बाद से राज्य स्तर पर इसके होने के और लाभ और हानि के इस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फटाफट चलिए देखिए आंसर में देखते हैं। आंसर में कैसे लिखा गया इसका आंसर कि उत्तर प्रदेश उन 6 राज्यों में से पहले 7 में था, मतलब जहाँ द्विसदनात्मक प्रणाली थी, लेकिन अब तो 6 में हो गया जम्मू कश्मीर घटने के बाद से, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश उन 6 राज्यों में से एक है जहाँ द्विसदनात्मक प्रणाली है, व्यवस्था है। और विधानसभा और विधान परिषद यह भारत में सबसे बड़ी विधायिका है, ठीक है। ये तो हो गया इंट्रो। देखिए कंक्रीट इंट्रो है और यहाँ पे इनको गुड भी मिला हुआ है, यानी अच्छे तरीके से इन्होंने मेंशन करा है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल, जब भी पॉलिटी का क्वेश्चन आए तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या होते हैं उसको आपको डिस्कस करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। किस आर्टिकल में किस तरीके से बातें करेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के संगठन, संरचना, कार्यकाल संबंधित प्रावधान है। तो ये तो हो गया इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है वो किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो देखिए द्विसदनात्मक जब व्यवस्था की बात करेंगे, इस व्यवस्था में कौन कौन से इसके अंग हैं, तो देखिए पहले तो राज्यपाल आ जाएंगे, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद, ये 3 चीज़ें आ जाएंगी इस व्यवस्था में। राज्यपाल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है उसको देखेंगे, उसके बाद से फिर तीनों को अलग अलग करके देखेंगे। राज्यपाल में
आर्टिकल 153 राज्यपाल के लिए, विधानसभा के लिए आर्टिकल 170, विधान परिषद के लिए 171। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, ठीक है। और जो बातें राज्यपाल के बारे में 2-3 और देख लेते हैं कि राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे, ठीक। और प्रदेश की जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल है, उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। विधानसभा के बारे में देख लेते हैं और विधान परिषद के बारे में। यहाँ पे क्या है कि सदस्य 403 होंगे और यहाँ पे 100 होंगे। कार्यकाल 5 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष। निम्न एवं लोकप्रिय सदन है और प्रत्येक वर्ष इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, किसके? विधान परिषद के, ठीक है। और बात करेंगे विधानसभा की, तो लोकसभा की भांति 2 प्रमुख पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और इसके उच्च सदन, ये तो विधान परिषद का उच्च सदन है विधान परिषद, ठीक है, इसको उच्च सदन कहते हैं। अब यहाँ पे जो फीडबैक मिला उसको भी देखिए। राज्य स्तर पर विधान इस द्विसदनात्मक व्यवस्था है, उसके लाभ क्या हैं? और इसमें 2-3 पॉइंट जो इन्होंने मेंशन करा उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट कि जांच व संतुलन प्रणाली सुनिश्चित होती है, अर्थात विधान परिषद विधान सभा की निरंकुशता पर अंकुश लगाती है। अंकुश यानी मतलब कि अगर जब ये विधान परिषद रहता है तो उस चीज़ों को काउंटर बैलेंस करता है। अगला पॉइंट इसमें है कि विधान परिषद विशेष तौर पे जो वो अपने प्रतिमंडल के तौर पे वहाँ पे जो अपनी विशेष राय है उसको अपना वहाँ पे एग्जीक्यूट करती है, और जो एक एक्स्ट्रा उनकी कार्यभार शैली है उस पर थोड़ा सा कार्यभार को कम करने का प्रयास करती है, साझा करती है, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रारंभ की प्रक्रिया विस्तार से होता है ताकि अधिक प्रभावी कानून नीति बनाई जाए। विधानसभा विघटन स्थिति में विधान परिषद और महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये सारे पॉइंट्स आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने कई सारे पॉइंट मेंशन किए, लेकिन जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना, तो इसमें करना क्या है कि आप कंक्रीट पॉइंट लिखिए। जैसे यहाँ पे इस तरीके से एरो बना के लिख दें आप, इसके लाभ में 2 से 3 पॉइंट लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा होता चला जाएगा। अब देखिए द्विसात्मक इसके जो व्यवस्था की हानि के बारे में बताया गया है कि विधानसभा की तुलना में विधान परिषद की स्थिति कमज़ोर और शक्तिहीन है, अतः प्रमुख संविधानविद तथा विशेषज्ञ इसको द्वितीयक सदन को महंगी सजावटी विलासिता के रूप में वर्णित करते हैं। मतलब कि इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि कुछ बिल ऐसे हैं ना कि जो पारित करता है, अगर विधानसभा से पारित हो जाए तो विधान परिषद को उसको पारित करना ही करना है, ठीक है। तो उसकी शक्ति बहुत मतलब लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो हानियों को यहाँ पे देखिए अब इस तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको दर्शाया है, तो ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी एक इम्प्रूव करेगी इसको, ठीक है। इस व्यवस्था की हानियों के बारे में देखेंगे क्या क्या कैसे। ये चीज़ हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि फ्लो चार्ट के माध्यम से जब भी आप आंसर को लिखेंगे तो कम शब्दों में आप कम जगह में अपने आंसर को बहुत सटीक आंसर बना सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान दिया कीजिए। तो इसमें क्या है, विधायिक कार्यों में बाधक, यानी जब भी कोई विधायिक कार्य है तो वहाँ पर उसको थोड़ा सा उसमें बाधा डाल सकता है। निहित स्वार्थों का केंद्र, यहाँ पे जो लोग मतलब जाते हैं कुछ अपने निजी स्वार्थों के लिए इस तरह की चीज़ों को उसमें कर सकते हैं। महंगी प्रक्रिया है, सीमित शक्तियाँ इसकी हैं, ठीक है। अनावश्यक व अरोधक भूमिका, जब भी कहीं ज़रूरत नहीं तो वहाँ पे इस चीज़ को आप उसमें रोकने का प्रयास कर सकता है। उसमें जो प्राय सदस्यों को पिछले दरवाजे से प्रवेश, मतलब ये एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर है कि देखिए जो सदस्य मतलब विधान परिषद में मान लीजिए विधानसभा चुनाव हार गए, उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए यहाँ से एक होता है ना पिछला दरवाजा है कि अगर जो हार गए जिनको जनता ने नकार दिया है उनको भी वहाँ पे पहुँचने का एक मौका मिलता है। लेटेस्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें यूपी में, तो केशव प्रसाद मौर्य जो विधानसभा का चुनाव हारने के बाद भी उनको फिर वहाँ से एंट्री करा के उनको फिर मंत्री पद दे दिया गया। तो ये चीज़ें थोड़ा सा इसकी कमियों के बारे में यहाँ पे उजागर किया जा सकता है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे भी आप इसमें नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की, ठीक है। उक्त हानियों के बावजूद भी द्विसदनात्मक व्यवस्था का विशेष महत्व है। अब देखिए हमने शुरू में जब पहले डे ही आपको बताया था कि जब भी आंसर लिखेंगे तो कुछ भी हो, कमी हो, लाभ हो या फिर कुछ भी इस तरह की चीज़ हो, लेकिन जब आप कंक्लूड करेंगे आंसर को तो वहाँ पे आपका आंसर एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म होना चाहिए। पॉजिटिव नोट का मतलब है कि आप ये नहीं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उसको गलत दिखाएंगे, उसमें आपको ना नवाचार आइडिया देखना चाहिए। चलो ठीक है, जो भी चीज़ें उसको सही की जा सकती हैं, इसका महत्व अपनी जगह है, तो उसको एक आशावादी थॉट के साथ आपको आंसर को कंक्लूड करना है, ठीक है। तो यह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को सार्थक कर जांच संतुलन को बल देती है। हालांकि द्वितीय प्रशासनिक आयोग का सुझाव है, अब देखिए यहाँ पे द्वितीय प्रशासनिक आयोग को कोट कर दिया है, तो अब यहाँ पे आपके आंसर की वैल्यू बढ़ जाएगी कि आप अपनी बात नहीं रख रहे हैं, आंसर में किसी रिपोर्ट को इंडिकेट करना या फिर किसी कह सकते हैं किसी का कोटेशन या फिर किसी का जो एक स्टेटमेंट उसको करना, तो आपकी आंसर की गुणवत्ता वहाँ पर बढ़ जाती है। तो प्रशासनिक आयोग का सुझाव है कि विधान परिषद को पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करना चाहिए ताकि स्थानीय शासन को मजबूती मिल सके।
ठीक है। तो ये था इनका एक कंक्रीट आंसर। जब भी आंसर को हम लिखेंगे ना तो जी बताना है कि वहाँ पे आप किसी को कोट करते हैं तो कैसे वहाँ पे कोई डेटा है, कोई स्टेटमेंट है, कोई रिपोर्ट है, उसको कोट कर देंगे तो उससे आपके बात की ना ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था हमारा एक पूरा, आप देख सकते हैं कितने नंबर में, 12 नंबर का क्वेश्चन था। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट करा। ठीक है। एक चीज़ और बता दें आपको कि आंसर राइटिंग सेशन को लेके जो जीएस पेपर 5 और 6 और यूपी स्पेशल मेंस बिगनर्स कैसे आंसर राइटिंग करें, खासकर यूपी मेंस के लिए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर उसको देखिए। ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो भी नए एस्पिरेंट्स आंसर राइटिंग करना सीखना चाहते हैं उनके लिए। और कैसे एक आंसर राइटिंग में एक अच्छा उत्तर कैसे ले, उसकी गुणवत्ता को कैसे बनाए, ये भी वीडियो अवेलेबल है। एक अलग से हमने डिस्कस कर रखा है कैसे आंसर को एनरिच करें, उसकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाएं। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होना है। इस वीडियो को जाकर आप देखें। और एक वीडियो और बता दें कि मेंस के पर्सपेक्टिव से कि मेंस में पीवाईक्यू का क्या रोल है। ये बुक किस तरीके से आपको हेल्प करने वाली है। जो भी नए साथी हैं फटाफट से जाइए इस वीडियो को देख डालिए, क्योंकि आपके मेंस की तैयारी को एक अलग ही लेवल पे उसकी गुणवत्ता को बढ़ाएगा। और साथ ही साथ बता दें करंट अफेयर के लिए कुछ चीज़ें आपके लिए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। तैयारी करना चाहते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम से पूछने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है, तो आप चैनल विजिट कीजिए। और विजिट करने पर आपको देखेंगे तो आपको मिलेगा मंथली करंट अफेयर अप्रैल का। ठीक है। इसी तरीके से मंथली मार्च का 2024 का एक महीने की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बनाई हुई करंट अफेयर की सीरीज है। साथ साथ अगर आप इस तरीके से देखना चाहें तो एक साथ 3-3 महीने करंट अफेयर की वीडियो पढ़िए। ठीक है। उसके साथ 3 महीने 4-4 महीने की जो आपका अगर छूट गया नहीं पढ़ पाए हैं तो इस तरीके से भी करंट अफेयर आप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों एक बार जाइए और देखिए करंट अफेयर के इन इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को। ठीक है। मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।